अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे के सारे खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने घर पे पढ़ाई को पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इंशाल्लाह नस्ट के टॉप 10 मशहूर तरीन एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो आपने पेपर में फेस करे होंगे। साथ ही साथ इस एक क्वेश्चन से कितने मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी इंशाल्लाह आज की क्लास में डील करेंगे। सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1। अ बॉय गोज टू स्कूल एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड एंड रिटर्न्स एट अ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉय? अब ये सवाल पढ़ के बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में एक जो है वो एवरेज वाला फॉर्मूला आ रहा होगा। वो आ रहा होगा कि सर हमने एवरेज वाला फॉर्मूला पढ़ा है, डेट इज एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू v1 प्लस v2 ओवर टू। अब वो क्या करेंगे सर, 1 प्लस 1.5 ओवर टू। सर 1 प्लस 1.5 आके वो बराबर होगा 2.5/2 के। एंड सर अगर हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 25 × 10⁻⁻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 टू 11s are 22 एंड टू 12s are 24। तो सर इसका जो आंसर आ रहा होगा सर 12.5 समथिंग मीटर पर सेकेंड। सर इसका जो है वो हमारे पास आंसर आ रहा होगा मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻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 जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे होते हैं ना, उस वक्त हमारे पास जो है इस तरह के दो फॉर्मूलाज आते हैं। एक फॉर्मूला हमारे पास होता है डिस्टेंस सेगमेंटेशन का, डिस्टेंस सेगमेंटेशन, और एक फॉर्मूला हमारे पास होता है टाइम सेगमेंटेशन का। अब इन दोनों में फर्क क्या है? अब देखो, डिस्टेंस सेगमेंटेशन पे हमारे पास ये होगा कि हमारा जो एग्जामिनर है ना, वो क्या करेगा, वो डिस्टेंस को ब्रेक करेगा हमेशा। और टाइम सेगमेंटेशन में क्या होगा? टाइम सेगमेंटेशन में हमारे पास हमारा जो एग्जामिनर है वो हमेशा जो टाइम है ना उसको ब्रेक करेगा। अब इस सवाल के अंदर एग्जामिनर ने बताया क्या किया हुआ है, इस सवाल के अंदर एग्जामिनर ने डिस्टेंस को ब्रेक किया हुआ है। अब कैसे? मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई एक बॉय है, ठीक है, जो मैं हूं। अब हमारे पास कोई एक बॉय है, वो क्या कर रहा है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहा है। ए पॉइंट उसका घर है, बी पॉइंट उसका स्कूल है। अगर हमारे पास जो बॉय है, अगर वो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहा है, तो मैं ये वाली बात कह सकता हूँ कि हमारे पास जो बॉय है वो कवर कर रहा है फर्स्ट हाफ ऑफ अ डिस्टेंस। जब वो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहा है तो हमारे पास जो बॉय है वो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस पहले कवर कर रहा है। और कितनी स्पीड से कवर कर रहा है? वो जो कवर कर रहा है वो कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। फिर क्या हुआ, फिर स्कूल की छुट्टी हो गई। फिर हमारे पास जो बॉय है वो बी पॉइंट से लेकर ए पॉइंट तक दोबारा आ रहा है। ठीक है, यानी कि बॉय बॉय जो है वो सेकंड हाफ का डिस्टेंस कवर कर रहा है। और कितनी स्पीड से कर रहा है? वो जो स्पीड से कर रहा है वो कर रहा है 1.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। हमारे पास जो बॉय है वो फासला कवर कर रहा है। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? क्योंकि हमारे पास जो डिस्टेंस ब्रेक हो रहा है वो टू पार्ट्स में हो रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी का इस वक्त जो फॉर्मूला होगा वो होगा दैट इज वी एवरेज इक्वल्स टू 2v1 v2 ओवर v1 + v2। ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, नाउ 2 × 1 × 1.5 ओवर 1 + 1.5। ओके, अब आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है 1.5 से, तो उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, दैट इज 2 × 15 × 10⁻⁻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 ⁻उतनी बार मैं न्यूमरेटर में 10⁻⁻ के साथ लगाऊंगा। अब मैंने पॉइंट को एक बार आगे शिफ्ट करा है तो मैंने न्यूमरेटर में 10⁻⁻ लगाया। ओके, अगर मैं पॉइंट को 2 बार आगे शिफ्ट करता तो मैं न्यूमरेटर में 10⁻² लगाता। ओके, अपॉन v1 + v2। अब v1 आपके पास 1 है और v2 आपके पास 1.5 है, तो 1 + 1.5 कितना होता है, वो आपके बराबर होगा 2.5 के। तो डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा 2.5। ठीक है, और यहाँ पे भी सिमिलरली पॉइंट को मैंने आगे शिफ्ट करा है। अब जितनी बार मैं पॉइंट को आगे शिफ्ट करूंगा उतनी बार मैं उसके साथ ही जो हूँ वो 10⁻⁻ लगाऊंगा। ठीक है, मैं पॉइंट को एक बार आगे शिफ्ट कर रहा हूँ तो मैं न्यूमरेटर में उसके साथ ही मतलब
कि 10 की पावर में उतने माइनस के वो जो है सिंबल लगाऊंगा, सॉरी नंबर लगाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 15 टूज़ आपके पास बराबर होगा 30 के। तो 30 × 10 की पावर-1 अपॉन पॉइंट को आगे शिफ्ट करा तो मेरे पास आ गया 25 × 10 की पावर-1 -का 1 इसी वजह से क्योंकि मैं पॉइंट को एक बार आगे शिफ्ट कर रहा हूँ जब। ओके। अब ऊपर भी आके बाद 10 की पावर-1 और नीचे भी आके बाद 10 की पावर-1 तो दोनों ही आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। और ये हो गया आपके पास ऊपर 30 है और नीचे आपके पास है 25, ठीक है। तो 5 6 आपके पास होता है 30 और 5 5 से आपके पास होता है 25। तो ये हो गया आपके पास 6/5। अब 6 जो है वो अंदर चले जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 5 1 सा 5 होता है, 6 - 5 आपके पास 1 होता है, पॉइंट लगेगा, जीरो बढ़ेगा एंड 5 2 सा 10 होगा। यानी कि इसका जो आंसर है वो आएगा आपके पास 1.2 मीटर पर सेकेंड। इतनी जो है उस बॉय की एवरेज वेलोसिटी होगी। अगर आप v1 + v2 भी करोगे ना तब भी आपका जो आंसर है वो सेम आएगा, लेकिन कभी कभी आपका जो आंसर है वो सेम आता है और कभी कभी आपका जो आंसर है वो चेंज आएगा। अब लेट सपोज इसके अंदर हम कहते हैं कि हमारे पास जो बॉय है पहले वो ए से बी पॉइंट तक गया, फिर वो बी से सी तक गया, फिर वो सी से ए तक आ गया। तो हमारा जो एग्जामिनर है वो क्या करेगा, कभी कभी आपका एग्जामिनर डिस्टेंस को ब्रेक करेगा 3 पार्ट्स में, तो उसके लिए फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे पास जो है जब भी डिस्टेंस ब्रेक होगा 2 पार्ट्स के अंदर तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और जब टाइम ब्रेक होगा 2 पार्ट्स के अंदर फिर हम वो v1 + v2/2 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके। तो इसका जो हमारे पास फॉर्मूला है वो आ रहा होगा दैट इज 1.2 मीटर पर सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन रेडियो एक्टिविटी द प्रोडक्ट ऑफ हाफ लाइफ एंड डिके कांस्टेंट इज इक्वल टू। अब हमारे पास रेडियो एक्टिविटी में जो फॉर्मूला यूज होता है हाफ लाइफ के लिए वो होता है दैट इज T12 इक्वल्स टू ln2/λ, ठीक है। अभी लैम्डा को आप वहां भेज दें तो ये हो गया आपके पास T12 × λ इक्वल्स टू ln2। ओके। अब ये आपके पास जो है ना ये प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन। ओके। अब ये जो आपके पास प्रोडक्ट है ना ये आपके पास बराबर होता है 0.693 के, क्योंकि ln2 जो है ना वो आपके पास 0.693 के बराबर होगा। आपको कांस्टेंट टर्म्स जो है वो इतनी याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ कांस्टेंट टर्म्स जो है वो आपको याद होनी चाहिए। जिस तरीके से मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि आपने क्या करना है, आपने जो न्यूटन की जो डायमेंशन है दैट इज MLT-2, ये आपने हमेशा याद रखनी है क्योंकि ये मेजॉरिटी केसेस के अंदर यूज होती है। सिमिलरली आपके पास जो मून की ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो कितनी होती है, वो होती है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली जुपिटर की कितनी होती है वो भी आपको याद होनी चाहिए। ओके। तो इस तरह की जो कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म्स है ना छोटी मोटी वो आपको याद होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि इससे आपका टाइम बचता है और आपके पास जो फॉर्मूलाज होते हैं उसमें भी जो है वो हमें ज़्यादा हेल्प मिलती है। जब हम ग्रेविटेशन के टॉपिक करते हैं उसके अंदर मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूँ कि आपने मून की और जुपिटर की जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो आपने हमेशा याद रखनी है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है हमारे पास 0.693। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कि इफ अर्थ हाफ नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ अर्थ shrinks half of its present value then the time period of rotation will become। अब हमारे पास जो अर्थ है ना वो क्या हो रही है, वो रोटेट हो रही है। और जब भी कोई बॉडी रोटेट होती है और चलती हुई है तो उसके अंदर बेसिकली क्या आता है, एंगुलर मोमेंटम आता है, ठीक है। और हम लोग जो केस पढ़ते हैं हमेशा उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास जो बॉडी पे लगने वाला जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो कैसा होता है, वो हमारे पास होता है जीरो। अगर बॉडी पे लगने वाला एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा तो मैं वाली बात कह सकता हूँ कि मेरे पास जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होता है वही मेरे पास फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है। अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, एंगुलर मोमेंटम का आपके पास फॉर्मूला डेट इज MVR। तो यहाँ पे आपने लिख दिया MVR इक्वल्स टू MVR। ओके। अब ये जो आपके पास मास है ये दोनों कट जाएंगे और आपके पास ये आ गया डेट इज VR इक्वल्स टू वी आर। अब हमारे को एग्जामिनर वाली बात कह रहा है कि इफ अर्थ श्रिंक्स हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि जो अर्थ का जो रेडियस है वो हाफ हो रहा है, तो ये अगर आपके पास जो है वो इनिशियल रेडियस है तो ये आपके पास फाइनल रेडियस है। अब वो कह रहे हैं कि जो आपके पास फाइनल रेडियस है वो हाफ हो रहा है, ठीक है, इनिशियल रेडियस के। तो ये हो गया आपके पास डेट इज VRI इक्वल्स टू VRI/2, ठीक है। अभी आपके पास जो RI है और ये जो RI है ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये हो गया आपके पास V इक्वल्स टू V/2। अभी जो V है आपने रिलेशन पढ़ा होगा दैट इज द रिलेशन बिटवीन द लीनियर क्वांटिटीज एंड द एंगुलर क्वांटिटीज। वो आपके पास होता है इसी में से एक रिलेशन आपके पास है दैट इज V इक्वल्स टू R ओमेगा। तो बस उसकी जगह पे दोबारा यहाँ पे आ जाएगा दैट इज RI ओमेगा I इक्वल्स टू RI ओमेगा I/2, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो अर्थ है, ठीक है, वो श्रिंक हो रही है और उसकी जो वैल्यू है वो हाफ हो रही है इनिशियल वैल्यू की, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मेरे पास ओमेगा F और RF आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास दैट इज RI ओमेगा I इक्वल्स टू RI/2
मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा एफ, ठीक है। अभी आर आई आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये 2 2 4 आपस में मिलके आपको क्या बना देंगे, ये हो जाएगा आपके पास दैट इज ओमेगा आई इक्वल्स टू 1/4 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा एफ, ठीक है। अब ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा का फॉर्मूला आपके पास होता है दैट इज ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई ओवर टी, ठीक है। तो ओमेगा आई की जगह पे मैं वो लिख दूंगा दैट इज 2 पाई ओवर टी आई इक्वल्स टू 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई ओवर टी एफ, ठीक है। अब ये हो गया आपके पास 2 पाई से, और 2 पाई कैंसिल हो जाएंगे, और ये हो जाएगा आपके पास 1/टी आई इक्वल्स टू 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/टी एफ। और मुझे जो है वो फाइनल टाइम पीरियड बताना है हमारी अर्थ का, तो मैं टी एफ को अलग कर रहा हूँ, टी आई को अलग कर रहा हूँ, तो ये हो गया आपके पास टी एफ इक्वल्स टू टी आई अपॉन 4। अब मेरे पास जो इनिशियल टाइम पीरियड है अर्थ का वो कितना, 24 घंटे, क्योंकि 24 घंटे में अर्थ जो है वो अपने रोटेशन कंप्लीट कर लेती है अपने एक्सिस के अराउंड, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास दैट इज 24/4। तो 4 5 से 20 एंड 4 6 24, यानी कि हमारी जो अर्थ है, ठीक है, वो अब 6 घंटे में अपना जो एक दिन होता है उसको अब जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर था। अब इसमें हमारे पास लॉजिक ये होती है कि हमने क्या करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम को फाइनल एंगुलर मोमेंटम से इक्वेट कराया था, ठीक है। क्योंकि हम ये वाली बात मानते हैं कि हम जो सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है, और उसके अंदर बॉडी पर लगने वाला एक्सटर्नल टॉर्क जो होता है वो जीरो होता है। अगर हम लोग बात कर रहे होते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की, तो मैं ये वाली बात कहता है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ रहे हैं, और इसके ऊपर लगने जो बॉडी पर लगने वाली जो एक्सटर्नल फोर्स होती है वो जीरो होती है, ठीक है। जब भी बॉडी का इनिशियल मोमेंटम बॉडी के फाइनल मोमेंटम के बराबर हो जाता है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। अब आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट क्या होगा। अब देखो रिलेटिव परमिटिविटी है क्या। देखो रिलेटिव परमिटिविटी आपके पास होती है कि ये बताती क्या, ये वाली चीज़ ये बताती है कि एयर के मुकाबले में किसी भी पर्टिकुलर मीडियम की जो परमिटिविटी है वो कितनी ज़्यादा है, वो आपको बताती है दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी। और उसका हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है दैट इज ई डी इक्वल्स टू ई नॉट मल्टीप्लाई बाय ई आर, वेयर ई नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ एयर, और ई आर क्या है, ई आर बेसिकली आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो नंबर है, वो आपको ये वाली बात बताता है कि एयर के मुकाबले में इस पर्टिकुलर मीडियम की जो परमिटिविटी है वो कितनी ज़्यादा है, ठीक है। परमिटिविटी क्या होती है, द लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी मीडियम इट इज नोन एज अ परमिटिविटी। और आपके पास कोई भी मीडियम अगर वो एयर नहीं है, कोई भी मीडियम अगर आपके पास जो है वो फ्री स्पेस नहीं है, कोई भी मीडियम अगर आपके पास जो है वो वैक्यूम नहीं है, ठीक है, तो आपकी बुक वाले इन एयर एयर फ्री स्पेस और वैक्यूम इन तीनों को एक ही नाम देते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई एक ऐसा पर्टिकुलर मीडियम है जो कि ना एयर है, ना फ्री स्पेस है, ना वैक्यूम है, तो हम उसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। और आपके पास जो डाइलेक्ट्रिक की जो परमिटिविटी होती है, ठीक है, वो हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एयर की परमिटिविटी से, ओके। तो आपके पास ईडी डाइलेक्ट्रिक की परमिटिविटी हमारे पास जो है वो ज्यादा है हमारे पास एयर की परमिटिविटी से हमेशा। और ये ईआर क्या है, ईआर बेसिकली हमारे पास वो से नंबर है जो कि बताएगा कि एयर के मुकाबले में इस पर्टिकुलर मीडियम की जो परमिटिविटी है वो कितनी ज्यादा है, ओके। और ये से वो से नंबर है, ये सवाल से वो से नस के पेपर में नहीं आया हुआ, ये सवाल हमारे पास यूएचएस के पेपर में भी आया हुआ था, जो कि मेडिकल एक जो है वो कॉलेज है। नो, इसका जो आंसर है वो हमारे पास नन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट्स। हमारे पास जो वेव्स हैं वो दो तरह की, कौन कौन सी, एक होती है हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स, और एक होती है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। हमारे पास यही दो तरह की वेव्स हैं। नाउ ट्रांसफर वेव्स में क्या होगा, ट्रांसफर वेव्स में हमारे पास ये होगा कि जो मीडियम के पार्टिकल्स होंगे वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेंगे। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक वेव जा रही है ऐसे। अब मेरे पास जो वेव है अगर वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मेरे पास जो मीडियम के पार्टिकल्स होंगे वो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे। इसका मतलब ये होता है। एंड व्हाट इज मेंट बाय प्रोपगेशन, प्रोपगेशन का मतलब आपके पास ये है कि वेव का एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक जो चलना है उससे हम लोग कह रहे होते हैं प्रोपगेशन। तो ट्रांसफर वेव्स में आपके पास ट्रांसफर वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास जो वेव है अगर वो एक्स एक्सिस में जा रही है तो मीडियम के पार्टिकल्स वाई एक्सिस में वाइब्रेट करेंगे, या फिर अगर हमारे पास जो वेव है वो वाई एक्सिस में जा रही है तो मीडियम के पार्टिकल एक्स एक्सिस में वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज मेंट बाय लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हमारे पास होती हैं कि जिसके अंदर मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं
वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के पैरेलल वाइब्रेट करेंगे। यानी कि अगर हमारे पास जो वेव है, अगर वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रही है, तो हमारे पास जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो भी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे होंगे, जिस तरीके से साउंड में होता है। और जब भी हम कहते हैं कि हमारे पास जो साउंड वेव्स हैं, वो एक्चुअली में क्या है, साउंड वेव्स हमारे पास जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। एंड सिमिलरली हमारे पास ट्रांसफर वेव्स की जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास होती है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ट्रांसफर वेव्स हमारे पास जो है और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इन दोनों को हमारे पास मीडियम चाहिए होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के लिए। यानी कि ये वैक्यूम के अंदर जो है वो प्रोपोगेट नहीं करती। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो हमारे पास एक टाइप है ट्रांसफर वेव्स की, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आपके पास जो मीडियम होता है ना, वो रिक्वायर्ड नहीं होता है। ये वाली बात याद रखिएगा। हमारे सन से जो अर्थ तक जो रोशनी आ रही है, वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और उनको किसी भी किस्म का मीडियम नहीं चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हमारे पास जो मीडियम है वो रिक्वायर्ड नहीं होता है, लेकिन ट्रांसफर वेव्स को हमारे पास जो मीडियम है वो रिक्वायर्ड होता है। नाउ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द सेंटर स्पॉट ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज। अब हमारे पास जो सेंटर स्पॉट होता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, वो हमेशा ब्राइट होता है। क्यों होता है? इसी वजह से हमारे पास ब्राइट होता है, क्योंकि जो हमारे पास पाथ डिफरेंस होता है, हमारे पास जो पाथ डिफरेंस होता है वो कितना होता है, हमारे पास पाथ डिफरेंस हो जाता है 0। इसी वजह से हमारे पास जो है वो यंग डबल स्लिट का जो सेंटर स्पॉट है वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा ब्राइट होगा। और हमारे पास न्यूटन रिंग्स में क्या होगा, न्यूटन रिंग्स में हमारे पास जो सेंटर स्पॉट होगा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा डार्क होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो न्यूटन रिंग्स में जो कंडीशंस होती हैं वो पलट जाती हैं एज कंपेयर टू हमारे पास जो होता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और हमारे पास डिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग टू ब्राइट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एम मीटर इज कनेक्टेड इन द डैश कॉम्बिनेशन इन द सर्किट। अब हमारे पास जो एम मीटर है ना, वो हमारे पैरेलल के अंदर कनेक्ट नहीं होता। हमारे पास जो एम मीटर है ना, वो सीरीज के अंदर कनेक्ट होता है। इसका रीजन क्या है? देखो, इसका रीजन आपके पास ये है कि एम मीटर होता है, एम मीटर का काम क्या होता है? एम मीटर का काम होता है कि वो करंट को मेजर करे। क्या करे? वो करंट को मेजर करे। अब मेरे पास करंट जो होता है यानी कि आई, वो सेम किस में होता है? वो सेम होता है मेरे पास सीरीज में। यानी कि मेरे पास जो करंट होगा वो सीरीज सर्किट में, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, सेम होगा। अब मैं एमीटर को जो हूँ वो सीरीज के अंदर लगाना पसंद करूंगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन मेरे पास ये है कि मिसाल के तौर पर ये एमीटर है और ये मेरे पास बहुत सारे लोड्स हैं। क्या है? ये मेरे पास बहुत सारे लोड्स हैं, तो ये उनकी रेजिस्टेंस है। आर बोले तो रेजिस्टेंस, एल बोले तो लोड, तो लोड की रेजिस्टेंस है, दैट इज ए बी आर एल, आर एल। अब एमीटर को हम लोग हमेशा सीरीज के अंदर लगाते हैं। इसकी वजह क्या होती है कि जितना करंट एमीटर डिटेक्ट करके देगा ना हमें, मैं मान लूंगा कि तमाम इंडिविजुअल लोड्स पर भी वही करंट आ रहा होगा जितना लोड, सॉरी, जितना करंट मुझे एमीटर बताएगा। जितना करंट मुझे एमीटर बताएगा, मैं वाली बात एज्यूम कर लूंगा कि तमाम इंडिविजुअल लोड्स पर भी उतना ही करंट आएगा जितना करंट मुझे एमीटर बताएगा, ठीक है। तभी हम लोग एमीटर को हमेशा सीरीज के अंदर लगाते हैं, ओके, सर्किट के अंदर। और वोल्ट मीटर को हम लोग हमेशा किस में लगाएंगे, पैरेलल लगाएंगे। Now question number 8. The total weight of the balloon is 1500 Newton and what is the resultant force acting on it when it is rising up with constant velocity of 3 मीटर पर सेकंड? तो आंसर इज 0 न्यूटन। इसी वजह से, क्योंकि हमारे पास जो होता है, अगर न्यूटन का हम लोग सेकंड लॉ देखें, न्यूटन का सेकंड लॉ हमें ये कहता है कि समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सिंग्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, और जो बची हुई फोर्स होगी वो बॉडी के अंदर क्या लेकर आएगी, एक्सीलरेशन लेकर आएगी, ठीक है। न्यूटन का लॉ हमें वाली बात कहता है कि इस बॉडी पे, किसी भी बॉडी पे, लेट सपोज कि दिस इज द बॉडी, ओके, किसी भी बॉडी पे जो फोर्स लग रही है वो नॉर्मल लग रही है, समथिंग लाइक दिस। अब हमारे पास किसी भी बॉडी पे जो फोर्सेस लग रही हैं वो इस तरह की लग रही हैं। अगर मैं इन तमाम के तमाम फोर्सेस को वेक्टोरियली ऐड करूं, वेक्टोरियली से क्या मुराद है? वेक्टोरियली से मुराद ये है कि इन तमाम की तमाम फोर्सेस को जो मैं ऐड करूं, उनकी डायरेक्शन के रिकॉर्डिंग ऐड करूं कि वो प्लस है या माइनस है। तो अगर मैं इन तमाम की तमाम जो फोर्सेस हैं, अगर मैं उनको वेक्टोरियली ऐड करूं, तो जो रिमेनिंग मेरे पास जो फोर्स होगी ना, जो रिमेनिंग मेरे पास फोर्स होगी, वो बॉडी के अंदर क्या लेकर आएगी, एक्सीलरेशन लेकर आएगी। अब वो हमसे क्या पूछ रहे हैं? वो हमसे पूछ रहे हैं कि अगर मेरे पास एक बलून का वेट है जो कि 1500 न्यूटन है, अज्यूम, तो उसके ऊपर कितनी रिजल्टेंट फोर्सेस जो हैं वो एक्ट होंगी कि वो उसको राइज कर रही हैं आप
और उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, यानी कि उसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही। अगर किसी भी बॉडी की कांस्टेंट वेलोसिटी हो या किसी भी बॉडी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, और अगर मैं आपसे पूछूं अनटिल एंड अनलेस अगर वो बॉडी मेरे पास एक अदद सर्कल में रोटेट नहीं कर रही, तो अगर किसी भी बॉडी की मेरे पास कांस्टेंट वेलोसिटी हो और अगर किसी भी बॉडी की मेरे पास लीनियर वेलोसिटी है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि उस वक्त उसकी एक्सीलरेशन कितनी होगी, तो उस वक्त जो उसकी एक्सीलरेशन होगी वो होगी जीरो। क्योंकि एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या है? एक्सीलरेशन की डेफिनेशन ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मेरे पास अगर वेलोसिटी ही चेंज नहीं होगी तो एक्सीलरेशन भी बॉडी के पास नहीं होगी, ठीक है। तो दिस इज अ सिंपल मेथड और सिंपल रीजन कि इसका आंसर जीरो हमारे पास क्यों। ओके। और इतनी छोटी छोटी बातों में हमने बहुत सारी चीजें कवर कर ली, दैट इज समेशन एफ इक्वल्स टू एम है। बहुत सारे स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन हमारे पास न्यूटन का लॉ ऐसे भी लिखा जाता है, दैट इज समेशन ऑफ एफ इक्वल्स टू एम है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल विल बी 100%, इट्स टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज। अब हमारे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, इसको कभी कभी हम लोग एफिशिएंसी भी कहते हैं, और इसको कभी कभी हम लोग जो है कुछ स्टूडेंट जो है वो थर्मल एफिशिएंसी भी कहते हैं। बोथ आर सेम। ओके, थर्मल एफिशिएंसी या एफिशिएंसी, दे बोथ आर सेम। वो होता है हमारे पास दैट इज ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस का T2/T1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब जो T2 है वो हमारे पास टेम्परेचर है सिंक का, और जो T1 है वो हमारे पास टेम्परेचर है हॉट रिजर्वायर का। अब वो हमसे कह रहे हैं कि हम लोग किसी भी कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी को 100% करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा? तो ये हो जाएगा हमारे पास दैट इज थर्मल एफिशिएंसी इक्वल्स टू 1 माइनस का 0/T1 मल्टीप्लाई बाय 100। 0/T1 हमारे पास जो होगा वो जीरो होगा, और 1 माइनस जीरो हमारे पास 1 होगा, तो 1 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 100। तो हमारे पास जो होगा वो एफिशिएंसी 100% कब होगी? जब हम जो है सिंक का टेम्परेचर 0 केल्विन कर लें, नॉट 0 डिग्री सेल्सियस, ना ना माइनस का 273 केल्विन। हम लोग जो यहाँ पे टेम्परेचर जो मेजर करते हैं वो केल्विन के अंदर करते हैं। ओके, तो जब भी हम लोग जो है वो सिंक का टेम्परेचर 0 केल्विन करेंगे उस वक्त हमारी जो एफिशिएंसी है वो 100% हो जाएगी। ना मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस, अगर ये चार्ज हमारे पास मूव हो रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, चार्ज हमारे पास मूव हो रहा है और चार्ज हमारे पास मूव होगा बाय द हेल्प ऑफ अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि बैटरी की मदद से। अगर हमारे पास जो चार्ज है ये मूव हो रहा है, लेकिन ये चार्ज मूव हो रहा है इस तरीके से मूव हो रहा है कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो बॉडी के पास इलेक्ट्रिकल फील्ड भी होगी, बॉडी के पास मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, यानी कि बॉडी के पास बोथ होंगी, ठीक है। लेकिन अगर ये चार्ज मूव हो और ऐसे मूव हो कि चार्ज के पास कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन हो, चार्ज मूव हो लेकिन एक्सीलरेशन के साथ, तो बॉडी के पास इलेक्ट्रिकल फील्ड भी होगी, दैट इज EF। बॉडी के पास मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, दैट इज MF। और बॉडी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी प्रोड्यूस करेगा अगर हमारे पास जो चार्ज है अगर वो एक्सीलरेशन के साथ मूव हो तो। सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट कि वो MCQs जो आपसे नेक्स्ट के पेपर में पूछे गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर, ठीक है। जजाकल्लाह, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज।